Jai Hind everyone and welcome you all to the online classes of Shri Ram Public School, and here we are back with our class of economics, and in which we were studying second unit, which was collection, presentation and organization of data। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में वेरियस मेथड, क्या क्या बेसिस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। आई होप इतना समझ में आया होगा आप सबको। एंड टुडे वी विल प्रोसीड विद अनदर मेथड ऑफ सैम्पलिंग विच इज़ कोटा सैम्पलिंग। ओके, सो व्हाट इज़ कोटा सैम्पलिंग? See, in this method the population is divided into different groups or classes according to different characteristic of the population। इसमें क्या है, पॉपुलेशन को हम टोटल पॉपुलेशन जिस पर हमें स्टडी करनी है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, अलग अलग ग्रुप में। अलग अलग ग्रुप में या क्लासेस में कह लीजिए, जिसके बेसिस पर उनसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हों, यानी अलग अलग लक्षणों के आधार पर, अलग अलग फीचर्स के बेसिस पर हम उनको कैटेगराइज कर दें टोटल पॉपुलेशन को। ठीक, और फिर उस पॉपुलेशन से एक फ़िक्स परसेंटेज निकालें सैम्पलिंग के लिए। तो ये आपका हो गया कोटा सैम्पलिंग, यानी हर कैटेगरी को हमने एक कोटा अलॉट कर दिया और उस कोटे के अकॉर्डिंगली हम उतना परसेंटेज जो भी यूनिट्स का है उतनी यूनिट्स हम लेकर उनसे स्टडी करेंगे, उनसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग। इसके पहले आपने एक पढ़ी थी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये कुछ हद तक उससे मिलती जुलती है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही जो सैम्पलिंग प्रोसेसेस हैं या दोनों ही सैम्पलिंग मेथड्स जो हैं उनमें टोटल पॉपुलेशन को हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, ये सिमिलैरिटी है। लेकिन दोनों मेथड अलग कहाँ हो जाते हैं? स्ट्रैटिफाइड में हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग बेसिस पर डिवाइड करके, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटास में डिवाइड करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और फिर उसमें से क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, उसमें से हर एक डेटा में से ठीक कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। कुछ आइटम्स का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी 100 स्टूडेंट्स की एक पॉपुलेशन है और उसको हमने अलग अलग स्ट्रेटा वाइज डिवाइड कर दिया, हर एक पॉपुलेशन में हर एक स्ट्रेटा में 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हम जो है क्या करेंगे कि उसमें से 2 स्टूडेंट्स की सैम्पलिंग हमने कर ली। तो हर एक ग्रुप से हमने 2 स्टूडेंट्स लिए, यानी 20 स्टूडेंट्स का हमारा सैम्पल तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ कोटा सैम्पलिंग में क्या है, कोटा सैम्पलिंग में हम अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स उनको डिवाइड तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन क्या करेंगे, हम उसको कोटा अलॉट कर देंगे कि भाई इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो इसमें हमारा कोटा जो है इतने परसेंट का रहेगा, इतना परसेंट रहेगा। ठीक है, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस। क्यों होता है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम, जब हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रुपिंग कर ली डेटा की, तो उसके बाद में आइटम्स के सिलेक्शन में इन्वेस्टिगेटर जो है वो क्या कर सकता है, बायसनेस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड की जो रिलायबिलिटी है थोड़ी सी वो क्या हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है। ये आज का जो ये टॉपिक है कोटा सैम्पलिंग, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, मीन्स ये उतना ज़्यादा कह लीजिए कि कवरेज नहीं रखता है, एंड दैट इज़ वाई मैं इसके मेरिट्स डीमेरिट्स अलग से नहीं बता रही हूँ। मेरिट्स भी मैंने यहीं पर बता दिए हैं कि एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है आराम से हम एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर सकते हैं डेटा को, एक अकॉर्डिंगली एक सेटिस्फाइंग क्वांटिटी हमें मिल जाती है। ये सारे मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स या इसके
जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या होंगे? पर्सनल बायसनेस की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, रिलायबिलिटी कम हो जाती है इसमें। ओके, ये सारे इसके क्या हो गए? डिमेरिट्स हो गए। तो ये था हमारा कोटा सैम्पलिंग। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट जो मेथड है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। बहुत आसान मेथड है ये, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड है और इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे कन्वीनियंस यानी सुविधा, सुविधाजनक सैम्पलिंग यानी कि वो सैम्पलिंग प्रोसेस जो कि इन्वेस्टिगेटर की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इन दिस मैथड सैम्पलिंग इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, यानी सैम्पलिंग ऐसे की जाती है जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटर को सुविधा हो। ठीक है, अब इसका एग्ज़ाम्पल कैसा होगा? देखो, एग्ज़ाम्पल के तौर पर सपोज़ करो कि मुझे 50 स्टूडेंट्स का डेटा मिलता है, 50 स्टूडेंट्स के एड्रेस रिकॉर्ड मिलते हैं मुझे, नेम और एड्रेस, एंड आई हैव टू गो टू होम ऑफ 50 स्टूडेंट्स, और 50 स्टूडेंट्स से मुझे पर्टिकुलरली घर जाकर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, अबाउट देयर डेली रूटीन। हाँ, अब मुझसे ये कहा जाता है कि ये 50 स्टूडेंट्स का डेटा आपको दे रहे हैं हम, नेम और एड्रेस का, और आपको इसमें से कोई भी 5 बच्चों के घर जाकर, ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लानी है अबाउट देयर डेली रूटीन। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, 50 स्टूडेंट्स मेरा पॉपुलेशन साइज़ हो गया या यूनिवर्स हो गई मेरी। अब इसके बाद में 5 स्टूडेंट्स का मुझे सैम्पल बनाना है। अब वो सैम्पलिंग प्रोसेस में अगर मैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड को अप्लाई कर रही हूँ तो इस मेथड के हिसाब से क्या है, मैं उन 5 बच्चों के घर जाऊंगी जो कि मेरे घर के एकदम आसपास में होंगे, और मैं अपनी सुविधा के हिसाब से बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से उनके यहाँ पहुँच सकती हूँ, उनके घर तक पहुँच सकती हूँ। तो ये मेरी क्या हो गई, कन्वीनियंस हो गई, सुविधा हो गई। ठीक है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से मैंने क्या कर लिया, सर्वे को स्टडी कर लिया। यहाँ कोई बेसिस नहीं है कि मैं उनके घर क्यों गई। उनके घर क्यों गई, क्योंकि वो बच्चे जो थे वो मेरे घर के पास रहते थे। ये क्या है, मेरी कन्वीनियंस, यानी इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस हो गई। इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। और इस मैथड में भी सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ये, इसका मेरिट है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ही खर्चे इसमें नॉमिनल होते हैं, ये भी इसका मेरिट है। अब डीमेरिट की बात करें तो एकदम अनसाइंटिफिक मेथड है, मतलब कोई बेसिस ही नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कोई सिमिलैरिटी नहीं निकल कर आएगी आपको, आपके पास। ठीक है, और अनरिलायबल भी रहेगा क्योंकि आप अपनी कन्वीनियंस, इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर रहा है, तो यह डेटा रिलायबल है या नहीं है, टोटली अनरिलायबल डेटा होगा, बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसकी मेहनत पर पूरा डिपेंड करता है कि वो कितना हद तक जाकर इस डेटा को सही कलेक्ट किया है उसने। ठीक है, तो ये सबसे आप कह लीजिए कि ईजीएस्ट भी है और सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक भी है, एक मेरिट भी है और एक डिमेरिट भी इसका स्ट्रॉन्ग है। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड कन्वीनियंस सैम्पलिंग ऑल्सो। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा, यानी जो हमने सैम्पलिंग से के थ्रू हमने एक बड़े पॉपुलेशन साइज़ के सैंपल तैयार किए और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसमें क्या रिलायबिलिटी होती है, कितनी रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, ये बेसिकली फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो भी या आपके फैक्टर्स नीचे दिए हुए हैं। यू कैन सी दैट साइज ऑफ सैंपल, फर्स्ट फैक्टर इज size of sample, means as per the population you have to take adequate units of population as sample. Okay, for example, if you are going to have a survey over 1000 people, तो 1000 लोगों का सर्वे करने के लिए आप
4 लोगों से या 5 लोगों का अगर सैंपल बनाकर और उनके बेसिस पर उन पर स्टडी करके और उनके डेटा के बेसिस पर अगर 1000 लोगों का रिज़ल्ट कंक्लूड कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट विल बी नॉट करेक्ट। रिलायबिलिटी यहाँ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या हो गया आपका, इफ़ size is very small then it will fail to represent the whole population, all the characteristics of population। तो ये क्या हो जाएगा, अनरिलायबल हो जाएगा। सेकेंड मेथड देख लीजिए, मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सेकेंड जो फैक्टर है इसमें क्या है, सैम्पलिंग के लिए, ठीक है, सिंपल भी होना चाहिए मेथड, और इसके अलावा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर जो भी है वो कम से कम परेशानी उठाए बिना, ठीक है, मतलब कम से कम परेशानी में सही से वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए, ठीक है। अगर जो भी सैम्पलिंग, इफ़ द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव, अगर वो एग्जॉस्टिव नहीं होगी देन इट विल नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो वो पूरी तरह से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग भी डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टिगेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं, उनके जो डेटा हैं, उनकी रिलायबिलिटी के लिए। थर्ड फैक्टर देखिए, बायसनेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट एंड इन्यूमरेटर्स। वाइल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, वाइल मेकिंग द सैम्पल, जब वो सैम्पल्स डिसाइड कर रहे हैं, यूनिट्स को चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इन्यूमरेटर्स हो चाहे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो, ठीक है, तो वो कितने बायस्ड थे उस टाइम पर, इस पर भी डेटा की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। इफ़ दे वर बायस्ड देन डेटा विल बी अनरिलायबल। अगर वो पूरी तरह से अनबायस्ड होकर काम कर रहे थे, ठीक है, तो डेटा विल बी मोर रिलायबल। ये हो गया आपका थर्ड फैक्टर। एंड फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर इज़ ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर्स, यानी जो इन्यूमरेटर्स हैं जो कि इन्वेस्टिगेटर के बेसिस पर वो सैम्पल कलेक्ट करने जा रहे हैं, सैम्पलिंग करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं, वो इन्यूमरेटर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई क्या इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है। एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए सही से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरीके से पूछने हैं कि सही इन्फॉर्मेशन निकल कर आए, और इसके अलावा कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करके वो बेस्ट वे में सैम्पल क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ट वे में सैम्पल तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी इन्यूमरेटर्स को अच्छे से होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग इन्यूमरेटर्स को अच्छे से दी जानी चाहिए, सो दैट व्हेन दे गो टू द फील्ड फॉर कलेक्टिंग द सैम्पल they can do that work without any issue, without having any kind of confusion. So these all were the 4 factors which affect the reliability of sampling data. Here only I want to conclude my today's class. इस चैप्टर में बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, सेंसस और सैम्पल मेथड की कंपैरिजन का, और इसको मैं एक बार दोबारा से आपको, क्योंकि मैं पहले भी सेंसस और सैम्पल मेथड का कंपैरिजन कर चुकी हूँ, एक बार लेक्चर में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन आई विल रिपीट दैट टुमारो, एंड विद दैट ओनली आई वांट टू कंक्लूड माय दिस चैप्टर। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स we will start a new chapter, so be ready for tomorrow for having some questions, okay, written questions आपके पास कल मैं होमवर्क असाइनमेंट के तौर पर भेजूँगी, so that you may be able to revise this complete chapter। और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, which will be organization of data, okay, collection, organization and presentation। थर्ड स्टेप आता है, तो कलेक्शन हमने पढ़ लिया किस किस तरीके से हो सकता है डेटा का। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन द organization of data, second step of statistical process।
That's all for today. Thank you and have a good day.